Hello everyone, welcome to IQ Tab. Let's start with the editorial discussion for 18th of January 2022. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि आज हमें कौन कौन सा एडिटोरियल को डिस्कस करना है। आज देखिए इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से हमारे पास दो बहुत ही अच्छे एडिटोरियल्स हैं। फर्स्ट इज अबाउट चाइना और लिथुआना की रिलेशनशिप। देखिए लिथुआना एक कंट्री है जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और यूरोपियन एक टाइप का कंट्री है, ठीक है, यूरोप के अंदर प्रेजेंट है। अब चाइना और लिथुआना के बीच में पिछले कुछ दिनों में देखा गया टेंशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में समझेंगे एक्जैक्टली रीजंस क्या है और इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, साथ ही साथ इसके इंडिया के ऊपर क्या क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं, हमें ये भी समझना है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के थ्रू। और सेकंड जो हमें समझना है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये समझाया हुआ है कि 2022 जो कि नया साल आया है, इसके अंदर कौन कौन से ग्लोबल लेवल पे रिस्क हैं जो कि इमर्ज हो रहे हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे रिस्क हैं जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया पिछले कुछ सालों से, जो लगातार चलते आ रहे हैं, वो अभी भी ज्यादा उनका सॉल्व होना बहुत ही पास दिख नहीं रहा है, मतलब उनका कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है वो रिस्क हमारे इस साल में रहने वाले हैं और कुछ न्यू रिस्क हैं जो कि लगातार इमर्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इन सब के बारे में इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के बारे में बात करेंगे और इसके अंदर ऑथर ने बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज को एक साथ यहाँ पर कंबाइन करके उनको एनालाइज करने की कोशिश की है। जो थर्ड एडिटोरियल है दैट इज अबाउट लाइफ स्टॉक फार्मर्स। देखिए इसमें यह बताया हुआ है कि जो विलेज एरियाज होते हैं जहां पर एक मतलब जो फार्मर्स हैं उनके पास बहुत सारे लाइफ स्टॉक वगैरह होते हैं, मतलब बहुत सारे काउज भैंस ये सब होते हैं, राइट। अब देखिए जब भी ये पर्टिकुलर एनिमल्स बीमार पड़ते हैं तो उन्हें लेके जाना होता है डॉक्टर के पास। दोज डॉक्टर्स आर कॉल्ड एज वेटनरी डॉक्टर्स, ठीक है। वेटनरीज वो होते हैं जो कि एनिमल्स का मतलब वो रखते हैं, ठीक है, ध्यान रखते हैं। अब देखिए जो विलेजेस का एरिया होता है, जो रूरल एरिया होता है, वहां पर वेटनरी डॉक्टर की सर्विसेज हर जगह प्रेजेंट नहीं होती है। उसके कारण क्या होता है, इन फार्मर्स को उन वेटनरी जो एनिमल्स है, जो मतलब एनिमल्स हैं, उनको लेके जाना होता है हमेशा शहरों की तरफ। तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा मतलब हेक्टिक होने के कारण बहुत सारे एनिमल्स का यहाँ पे इलाज नहीं हो पाता है, उनके कारण जो प्रोडक्टिविटी है ना मतलब फार्म लैंड के अंदर वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो इसी चीज के बारे में ये एडिटोरियल लिया हुआ है, लेकिन इसमें बस आपको एक ही यूनिट समझना है, मतलब एक ही पॉइंट इसमें समझाया हुआ है कि एक ऐसे यूनिट की बात की जा रही है जो कि एक टाइप का मोबाइल यूनिट हो। इसका मतलब क्या है कि कैसा आप ऐसा एक एम्बुलेंस टाइप एक सर्विस बना सकते हो या फिर एक बस टाइप सर्विस बना सकते हो जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट सर्विसेज वगैरह प्रेजेंट हो और वो विलेज टू विलेज जाकर के, ठीक है, वो विलेज टू विलेज जाए और कोई भी ऐसा एनिमल्स जो भी बीमार है उसको जाकर वहीं पर ठीक कर दे। मतलब जो फार्मर्स को उन पर्टिकुलर एनिमल्स को लेकर शहरों तक ना जाना पड़े, इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो इसी के बारे में भी एक प्रपोजल है, ऐसा कुछ स्टार्ट नहीं किया गया है ऐसा, ठीक है, एक प्रपोजल दिया गया है। तो ये था इस पर्टिकुलर एडिटोरियल का मेन पॉइंट। अब हम इन दो एडिटोरियल को प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन दैट इज अबाउट चाइना और लिथुआना के रिलेशनशिप के बारे में। देखिए यहाँ पर एक आप इस लाइन को देखिए, इस लाइन का मतलब क्या है, ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन लिथुआनिया। देखिए यही एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर लाइन देख रहे हैं यही एक्चुअली सारे के सारे प्रॉब्लम की जड़ है जिसने चाइना को एक्चुअली इतनी ज्यादा एग्रेसिव बना दिया। देखते समझते हैं। देखिए यूरोपियन यूनियन जो है ये एक बहुत बड़े मतलब प्रॉब्लम के अंदर फंस गया है जब उसने देखा कि लिथुआनिया और चाइना दोनों के बीच में रिलेशनशिप काफी ज्यादा मतलब खराब हो रही है। देखिए चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ यूरोपियन यूनियन की मतलब रिलेशनशिप काफी अच्छे हैं। मतलब ईयू जो है लगातार ट्रेड के लिए चाइना के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, मतलब काफी ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन सब चीजों के लिए। और सिमिलरली लिथुआनिया भी जो है ना उसके साथ भी चाइना के ट्रेड बहुत अच्छे हैं। देखिए अराउंड अब देखेंगे $828 बिलियन इतने का ट्रेड यहाँ पर लिथुआनिया के साथ करता है ये पर्टिकुलर कंट्री, मतलब सिंगल सोचिए एक छोटी सी कंट्री जो इतनी सारी ट्रेड करती है चाइना के साथ में। अब देखिए और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि अगले हफ्ते जो ईयू जो यानी कि यूरोपियन यूनियन है और चाइना की एक समिट होने वाली है, दोनों की एक मीटिंग होने वाली है जहां पर इन मतलब बहुत सारे डिफरेंट मैटर्स के ऊपर बात की जाएगी। उसमें से एक मैटर जो माना जा रहा है कि जिसके ऊपर बात होने वाली है दैट इज अबाउट कि चाइना और लिथुआनिया के बीच में जो टेंशन है उसको डी एस्केलेट करने की बात की जाएगी, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात की जाएगी। बिकॉज ईयू लगातार एक चीज को देख रहा है कि चाइना की कोर्सिव डिप्लोमेसी, कोर्सिव का मतलब होता है फोर्सफुल, एक टाइप का फोर्सफुल डिप्लोमेसी के कारण जो है लिथुआनिया जैसा एक कंट्री जो है वो लगातार इसका प्रेशर झेल रहा है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि एक्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। उससे पहले देखिए लिथुआनिया का वो कहां है, लोकेशन कहां पर है। अगर आप इस पर्टिकुलर वर्ल्ड मैप को देखेंगे, देखिए दिस इज रशिया, ठीक है, रशिया, दिस इज एशिया, दिस इज अफ्रीका। अब ये वाला पार्ट जो है ये यूरोप का पार्ट है, ठीक है। आई होप आपको ये यूरोप समझ आएगा। देखिए अब यूरोप के अंदर आप जाएंगे बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट में जाएंगे ना, तो दिस पर्टिकुलर रीजन जो रशिया के पास में ही है दैट इज लिथुआनिया। लिथुआनिया का यहाँ पर आप देखिए जूम्ड इन मैप देखिए जहां पर आपको देखेंगे एक तरफ से पोलैंड यहाँ पर है, ठीक है, एक तरफ से बेलारूस है, लैटविया एंड यहाँ पर देखिए रशिया जो है, ये रशिया है, रशिया का छोटा सा पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर रशिया भी कहीं ना कहीं लिथुआनिया को डायरेक्टली टच करता है, ठीक है। तो आपको देखिए चार कंट्रीज यहाँ पे याद रखिए, रशिया, लैटविया, पोलैंड और बेलारूस, ये चारों ही कंट्रीज लिथुआनिया को टच करती है और इसका कैपिटल कहाँ पे, विल्नियस के अंदर, ठीक है। तो आपको ये बेसिक चीजें हैं ये मालूम होनी चाहिए। अब देखिए लिथुआनिया को देखेंगे आप, ये बाल्टिक सी के बहुत ही पास है और ऊपर देखिए लिथुआनिया जो है गल्फ ऑफ रीगा बनाता है। यहाँ पर एक प्लेस है दैट इज कॉल्ड रीगा, ठीक है। लिथुआनिया के अंदर एक प्लेस है दैट इज रीगा। रीगा के कारण यहाँ पर गल्फ ऑफ रीगा जो बनाता है ये लिथुआनिया के एक शहर के नाम पर है, ठीक है। आई होप आपको लिथुआनिया का जो ये मैप है प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ देखिए अब समझना है हमें कि इशू क्या होता है। इशू क्या है, इशू ये है कि टेंशन जो है पिछले साल स्टार्ट हुआ था, मतलब 2021 के अंदर स्टार्ट हुआ था जब लिथुआनिया ने क्या किया, ताइवान का एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस अपने कंट्री के अंदर खोल दिया। नाउ
इस ताइवान का इशू क्या है, इसको हल्का सा हम यहाँ पर हल्का सा टॉपिक से साइड होकर समझते हैं कि एग्जैक्टली ताइवान का इशू क्या है। इसके लिए आपको एक कंसेप्ट समझना होगा, वन चाइना पॉलिसी। देखिए वन चाइना पॉलिसी क्या होता है उसको हल्का समझने की कोशिश करते हैं। वन चाइना पॉलिसी का सीधा सा मतलब यह है कि देखिए दो कंट्रीज हैं, एक तो चाइना है, एक है ताइवान। ठीक है, आप इस मैप में देखिए, देखिए दिस इज चाइना और चाइना के आपके पास में छोटा सा आइलैंड देख रहे हैं, दिस इज ताइवान। ठीक है, अब देखिए 1949 के आसपास क्या होता है, 1949 से जस्ट पहले चाइना के अंदर एक रेवोल्यूशन आया था। ठीक है, रेवोल्यूशन आया था जिसके अंदर वो अपने कंट्री को कम्युनिज्म की तरफ लेके जाना चाहते थे, मतलब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाना चाहते थे। तो यहां पर क्या होता है, चाइना की जो गवर्नमेंट थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। ठीक है, एक का नाम है पीआरसी यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और एक को बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब जो आप अभी जो चाइना के अंदर गवर्नमेंट देखते हैं दैट इज एक्चुअली पीआरसी यानी कि वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ठीक है, उसने अपनी जो अपना फोर्सफुली उसने इस चाइना के अंदर अपना कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना लिया। और जो सेकंड पार्ट थी यानी कि जो रिपब्लिक ऑफ चाइना थी वो क्या करती है, वो यहाँ पर दूसरी कंट्री में भाग गई, यानी कि वो चली गई एक छोटे से आइलैंड के ऊपर, ताइवान के ऊपर। यानी कि कुछ लोग जो थे जो कि आरओसी बनाना चाहते थे, मतलब जो एक डिफरेंट अप्रोच रखना चाहते थे, वो लोग यहाँ पर ताइवान भाग गए, छोटे से आइलैंड पे भाग गए। ठीक है, अब देखिए चाइना का ये कहना है कि ये ताइवान हमारा है। ठीक है, चाइना ये बोलता है कि ताइवान हमारा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट नहीं है। बट ताइवान यहाँ पर ये बोलता है कि ताइवान एक अलग कंट्री है। ठीक है, अब ताइवान अपने आप को यहां पर चाइना से अलग करना चाहती है और अपने आप को मतलब खुद की एक अलग आइडेंटिटी रखना चाहती है ताकि आगे जाकर ताइवान अपने खुद के रिलेशनशिप रख सके डिफरेंट कंट्री के साथ। लेकिन यहां पर चाइना जो मेन चाइना है, जो मेनलैंड चाइना है, वो ये बोलता है कि अगर आप ताइवान से अलग रिलेशनशिप रखोगे तो आप चाइना के साथ रिलेशनशिप नहीं रख सकते, बिकॉज चाइना और ताइवान एक ही है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं चाइना और ताइवान एक ही है, यही चाइना बोलता है। दिस इज कॉल्ड एज वन चाइना पॉलिसी। मतलब चाइना का मानना है कि चाइना सिर्फ एक है, चाइना दो नहीं है। मतलब चाइना और ताइवान जो है दोनों सिंगल कंट्री। ठीक है, अब आप इसका बेसिक समझ के एग्जैक्टली क्या है। अब देखिए बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री ऐसा है जो कि चाइना को ही रियल चाइना मानती है, बट कुछ कंट्रीज यहां पर ऐसी भी हैं जो कि ताइवान को यहां पर रियल चाइना मानती है और वो ताइवान के साथ डायरेक्टली रिलेशनशिप रखती है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर जो ऐसी कंट्री है जो कि ताइवान के साथ रिलेशनशिप अच्छी रखती है, चाइना उसके हमेशा अगेंस्ट रहता है। तो सेम चीज यहीं पर लिथुआनिया के साथ हुआ है। अब देखिए क्या, अब समझते हैं कि क्या हुआ है। लिथुआनिया लास्ट ईयर क्या करता है, उसने एक नया ऑफिस खोला। ठीक है, अपनी कंट्री के अंदर एक ऑफिस खोला जिसका उसने नाम रखा ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। तो अब देख रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो ताइवान को एक रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए मतलब इस टाइप के ऑफिस कोई बहुत अनयूजुअल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ताइवान के कोई ऑफिसेस किसी कंट्री के अंदर खुले नहीं है, हर एक कंट्री के अंदर जो ताइवान के ऑफिस खुले हुए हैं पूरे यूरोप के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम था नेमिंग के अंदर। देखिए ज्यादातर जो कंट्री है ना, वो लोग ताइवान को ताइवान नहीं बोलते, ताइपेई बोलते हैं। ठीक है, ताइपेई। अब ताइपेई जो है ये सिग्निफाई करता है कि ताइवान एक अलग कंट्री नहीं है, वो चाइना का ही एक पार्ट है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। चाइना जो है ताइवान को ताइपेई बोलता है। ठीक है, तो चाइना बोलता है कि अगर आपको ऑफिस खोलना है तो आप उसका नाम ताइपेई रखिए। तो जो इंडिया ने भी अपने ऑफिस खोले हुए हैं ताइवान के अंदर, उसका नाम क्या रखा हुआ है, ताइवान मतलब सॉरी ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर्स, ये इसका नाम रखा हुआ है। लेकिन यहां पर जो लिथुआनिया था उसने अपना नाम क्या रख दिया, मतलब उस पर्टिकुलर ऑफिस का नाम क्या रख दिया, ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। आई होप आपको याद होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पिक्चर दिखाई थी, आप इसको दोबारा देखिए। ये देखिए ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन लिथुआनिया। तो ये एक्चुअली मेन इशू है, जो उन्होंने नाम रखा है ना, जो यहाँ पर ताइवानीज का नाम रख दिया है, उसे कारण चाइना यहाँ पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव टेंडेंसी शो कर रहा है। अब इसके कारण क्या है, जो वन चाइना जो पॉलिसी है उसका बेसिकली मतलब यह है, चाइना यहां पर यह बोलता है कि अगर आप हमारे साथ रिलेशनशिप रख रहे हो तो आप ताइवान के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं रखोगे, बिकॉज चाइना और ताइवान एक है और एक ही कंट्री के अंदर के साथ आप दो डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप नहीं रख सकते। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखिए लिथुआनिया बोलता है ये है कि हमने जो नेम चेंज किया है, हमारा वन चाइना पॉलिसी से हम डिविएट नहीं हो रहे, हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, हम मेनलैंड चाइना को ही चाइना मानते हैं, हमने तो बस ऐसे ही नाम रख दिया चाइना का। मतलब इस पर्टिकुलर कंट्री का बोलना यह है, लेकिन बीजिंग को ऐसा लगता है कि ये जो पर्टिकुलर जो काम लिथुआनिया ने किया है, इट हैज एक्चुअली क्रॉस्ड वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव रेड लाइंस। अगर आप चाइना की बात करेंगे, देखिए चाइना के लिए दो चीजें बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। पहली है हांगकांग, ठीक है, और सेकंड है ताइवान। आपको ध्यान रखना हमेशा, हांगकांग और ताइवान दोनों ऐसे एरियाज हैं जिसको चाइना किसी भी कीमत पे कैप्चर करना चाहता है, और ये दोनों चाइना के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो हांगकांग को तो चाइना ने अपनी तरफ पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया, पर जो ताइवान का इशू है ना, ताइवान का इशू खत्म नहीं हो रहा है। ताइवान यहां पर कहीं ना कहीं मिलिट्रीली अपोज कर रहा है, बिकॉज ताइवान को कौन सपोर्ट कर रहा है, यूएसए सपोर्ट कर रहा है ताइवान को, और कौन कौन सी कंट्री, यूके सपोर्ट कर रही है, फ्रांस सपोर्ट कर रहा है, रशिया सपोर्ट, मतलब रशिया नहीं, यहाँ पर फ्रांस, जर्मनी, ये सब कंट्रीज जहां पर ताइवान को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है, उसे कारण चाइना डायरेक्टली ताइवान के ऊपर अटैक नहीं कर पाता है। ये मेन रीजन है। ठीक है, अब देखिए जब ये ऑफिस खुलता है इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, यानी कि लिथुआनिया के अंदर, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स हुए ना, जिसके कारण चाइना और जो लिथुआनिया है उसके रिलेशनशिप के अंदर लगातार स्ट्रेन्स आने स्टार्ट हो गए। अब बाकी अगर आप यूरोप की बात करेंगे तो बाकी यूरोप मतलब दे आर अनलाइकली, मतलब अनलाइकली इन द सेंस कि अब ऐसा चांसेस बहुत कम लग रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि बहुत ही कम चांसेस है कि यूरोप भी अब ऐसा कोई भी टेस्टिंग करेगा, वो चाइना को कभी टेस्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, स्पेशली जो ताइवान के कंसेप्ट पे कभी भी करने की कोशिश नहीं करेगा, बिकॉज देखिए लिथुआनिया ने किया है और लिथुआनिया के ऊपर चाइना ने बहुत ही फोर्सफुल रिस्पॉन्स दिया।
क्या रिस्पॉन्स दिया है। देखिए चाइना का, यहां पर चाइना ने क्या किया, पहली बात तो जो $828 बिलियन का जो डील था, जो ट्रेड थे, उसको कहीं ना कहीं डाउनग्रेड करना स्टार्ट कर दिया, अपने उसने ट्रेड बंद करने स्टार्ट कर दिया उस कंट्री के साथ। सेकंड चीज, जो एम्बेसडर चाइना का, जो एम्बेसडर जो लिथुआनिया के अंदर प्रेजेंट था, उस एम्बेसडर को उन्होंने वापस बुला लिया। थर्ड, पूरी तरीके से ट्रेड का ब्लॉकेट लगा दिया है इस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर, लिथुआनिया के ऊपर। और फोर्थ, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है ना, जितने भी मतलब यूरोप की कंट्रीज है, उन सबको उन्होंने चूज दे दिया, मतलब चॉइस दे दिया है। चाइना ने बोला है कि या तो आप चाइना के साथ ट्रेड करो या फिर आप लिथुआनिया के साथ ट्रेड करो। अगर आप लिथुआनिया के साथ ट्रेड करोगे तो हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं चाइना यहां पर अपने ट्रेड को एक वेपन की तरह यूज कर रहा है लिथुआनिया के अगेंस्ट, जहां पर वो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं जिसके साथ लिथुआनिया ट्रेड करना चाहता है या फिर करता है, उन सबको धमकी दे रहा है कि आप या तो इसको छोड़ दो या फिर हमें छोड़ दो। ठीक है, इस सब के कारण क्या हो रहा है, लिथुआनिया का जो रिलेशनशिप है, खुद की जो रिलेशनशिप है, वो लगातार यहां पर स्ट्रेन होते जा रहे हैं। अब जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चाइना का जो रिस्पॉन्स है, इट इज काइंड ऑफ एक टाइप के प्रोवर्ब को सही साबित कर रहा है, दैट इज किल द चिकन टू स्केयर द मंकी। जिसका मतलब है कि जब बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हो ना, तो किसी एक को, मतलब एक के अगेंस्ट कोई ऐसा फोर्सफुल एक्शन ले लो ताकि जितने भी बाकी हैं सबके सब मतलब डेटरेंस के मतलब वहां पर क्रिएट हो जाए और बाकी सब डर के मारे पीछे हट जाए, मतलब बाकी आपके अगेंस्ट कोई भी प्रोटेस्ट ना करे। तो सेम काम यहां पर कर रहा है। देखिए यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि ताइवान को एक अलग से रिकॉग्निशन देना चाहती हैं, बट चाइना ने यहां पर लिथुआनिया को एक एग्जांपल की तरह यूज किया है। लिथुआनिया के ऊपर उन्होंने ऐसे ऐसे ट्रेड के ब्लॉकेट्स लगा दिए हैं कि बाकी कोई कंट्री अब इसके बारे में सोचेगा भी नहीं। ठीक है, ताकि कोई और कंट्री यहां पर सेम सिमिलर मूव करने के बारे में सोचे ना भी। देखिए अब यहां पर लिथुआनिया और चाइना के टेंशन से हटके यहां पर इंडिया को यह देखना है कि एक्जैक्टली यूरोपियन यूनियन जो है, जो एक मेजर पावर की तरह लगातार इमर्ज हो रहा है, वो किस तरह अपने चाइना के साथ जो अपने ट्रेड है उसको किस तरीके से इंक्रीज करता है। बिकॉज देखिए चाइना जो है ऐसा लगातार देखा जा रहा है कि ट्रेड को एक लेवरेज की तरह यूज करता है, एक कोर्सन के मेथड की तरह यूज करता है, मतलब एक फोर्स की तरह यूज करता है कि अगर आप हमारे लिए ये नहीं करोगे तो हम आपका ट्रेड बंद कर देंगे, राइट, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इन चीजों से हट करके एग्जैक्टली कैसे जो यूरोपियन कंट्रीज है वो चाइना के साथ अपने ट्रेड को कंटिन्यू करती है, ये चीज यहां पर देखने वाली होंगी। अब देखिए अगर आप लिथुआनिया की बात करेंगे तो क्या लिथुआनिया को इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है? अगर आप समझेंगे कि देखिए लिथुआनिया का पहली बात तो ट्रेड सरप्लस था चाइना के साथ, इसका मतलब है लिथुआनिया ज्यादा एक्सपोर्ट करता था, कम इंपोर्ट करता था। मतलब देखिए ऐसा तो है नहीं कि लिथुआनिया उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट था, डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं था, उल्टा लिथुआनिया एक्सपोर्ट करता था, मतलब चाइना कहीं ना कहीं उनसे सामान खरीदता था। ठीक है, तो अगर शॉर्ट टर्म में घाटा होगा तो चाइना को ही घाटा होगा। ठीक है, सेकंड चीज देखिए, अब यहां पर अगर बात करेंगे तो लिथुआनिया के लिए यहां पर मार्केट की कोई इशू नहीं है, बिकॉज लिथुआनिया जो है डायरेक्टली यूरोपियन कंट्री के साथ ट्रेड करता है अंडर ईयू, यूरोपियन यूनियन की जो मतलब जो मैकेनिज्म है उसके अंदर लिथुआनिया डायरेक्टली ट्रेड करता है इन कंट्री के साथ में। इसलिए लिथुआनिया को देखिए फर्क पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 828 बिलियन, तो अगर ट्रेड अचानक से बंद हो जाएगा तो उससे प्रॉब्लम तो बहुत होगी, बट इसका यह मतलब नहीं है कि इस पर्टिकुलर कंट्री का जो रोजी रोटी है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके लिए कोई बहुत प्रेसिंग नीड नहीं है कि चाइना के मार्केट को यहां पर एक्सेस करना ही करना है, बिकॉज इसके पास ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन का पूरा मार्केट रखा हुआ है। अब देखिए, ठीक है, आप समझिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूरोपियन कंट्री में ऐसे, यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि चाइना के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, जो कि चाइना से बेनिफिट चाहती हैं, जो कि चाइना के चाइना को लूज नहीं कर सकती, उसका कॉस्ट वो शायद पे नहीं कर पाएगी, और इस चीज के कारण वो ताइवान के ऊपर कभी भी कोई भी ऐसे मतलब ऐसे इस टाइप की डिप्लोमेटिक प्लेस करने की कोशिश नहीं करेगी। यही चाइना का मेन काम था कि लिथुआनिया ने कर दिया, बट कोई और कंट्री हमारे साथ कभी ऐसा ना करे, इसलिए उन्होंने इतना फोर्स स्टेप लिया था। अब यहां पर ऑथर का कहना यह है कि न्यू दिल्ली को यहां पर यानी कि इंडिया को यहां पर बहुत ही क्लोजली वॉच करना होगा कि एक्जैक्टली कैसे ईयू यहां पर असेस करता है इन बेनिफिट्स को, इन कॉस्ट को, और किस तरीके से ईयू यहां पर रिस्पॉन्ड करता है, ताकि देखिए इंडिया खुद भी चाइना के साथ यहां पे डील कर रहा है, राइट, अलग अलग मतलब ट्रेड के पर्सपेक्टिव में, बॉर्डर के पर्सपेक्टिव में, तो यहां पर इंडिया किस तरीके से इन चीजों को डील कर सकता है, इसका एक अच्छा आइडिया मिल सकता है अगर इंडिया ईयू के यहां पर चीजों को देखे कि एक्जैक्टली ईयू कैसे डील करता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, आई होप आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया। नाउ द सेकंड टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज कि एक्जैक्टली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो चल रहा है उसमें 2022 के अंदर क्या क्या रिस्क है। ठीक है, तो हम इस रिस्क को थोड़ा सा डीपली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले तो जो ऑथर है वो ये बोल रहे हैं कि एक बहुत ही इंटेंस डिबेट चल रही है, बहुत सारे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट जितने भी कमेंटेटर्स हैं उनके बीच में एक बहुत ही इंटेंस डिबेट चल रही है कि एक्जैक्टली 2022 में क्या होने वाला है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिटिक्स चल रही है उसके अंदर क्या होने वाला है, क्या यहां पर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर पीस और स्टेबिलिटी आ पाएगी। तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल थिंकर्स उनका ये कहना है कि 2022 के अंदर एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर आना बहुत ही मुश्किल है, मतलब इट इज अ रिमोट पॉसिबिलिटी, मतलब बहुत दूर की बात नजर आ रही है, वो बहुत ही एक यूजुअल सा चीज नहीं है कि हमारी कंट्री के अंदर हमारी वर्ल्ड के अंदर एक पीस और हार्मनी यहां पर स्टैब्लिश हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इंस्टेड माना जा रहा है कि यहां पर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी रहने वाली है और इम्परमानेंस रहने वाला है, मतलब कोई भी चीज यहां पे परमानेंट नहीं रहेगा। अगर दो कंट्री यहां पर साथ में रिलेशनशिप को अच्छा करने की कोशिश कर भी रहे ना, तो हो सकता है कि आगे जाकर उनके बीच में रिलेशनशिप खराब हो जाए, बिकॉज सिचुएशन ही ऐसा चल रहा है।
अगर आप 2022 की बात करें, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इंडिया के लिए यहाँ पर जो रिस्क जो लगातार इमर्ज हो रही है, दैट इज बोथ डोमेस्टिक भी और जियोपॉलिटिकल भी। यानी कि जो हमारे डोमेस्टिक लेवल है, जो उसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़ रही है, और जो जियोपॉलिटिकल लेवल है, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल है, उसके अंदर भी हमारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन ऑथर का यह भी कहना है कि वर्ल्ड जो है अब इट हैज बीन अकस्टम टू बीइंग एट रिस्क, मतलब अब वर्ल्ड को आदत सी पड़ गई है। पिछले 2-3 सालों से हम लगातार कोविड से फाइट कर रहे हैं। उससे पहले अगर आप देखेंगे कुछ टेंशन तो ऐसी हैं जो 20-20 सालों से मतलब लगातार चलती आ रही है। उन रिस्क से लगातार फाइट करते करते हमें कहीं ना कहीं आदत पड़ गई है हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहने की जो लगातार कहीं ना कहीं रिस्क से मतलब फील्ड है। ठीक है, अब ऑथर का कहना यह है कि जो एक नया जो रिस्क इमर्ज हो रहा है, दैट इज डेमोक्रेसी के ऊपर। मतलब डेमोक्रेसी का जो प्रॉब्लम है ना, वो लगातार इमर्ज हो रहा है, और 2022 का माना जा रहा है कि एक परमानेंट इशू जो हो सकता है, एक पैरामाउंट इशू हो सकता है, दैट इज अबाउट द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, जो अथॉरिटेरियन रूलर्स हैं। नॉर्थ कोरिया हो गया, ठीक है, इसके अलावा कितने सारे और भी कंट्रीज जहां पर आप देख रहे हैं अथॉरिटेरियन इशूज लगातार इंक्रीज हो रही है, जहां पर डेमोक्रेसी पूरी तरीके से साइडलाइन हो चुकी है। और सिर्फ डेमोक्रेसी यहां पे साइडलाइन नहीं हुई है, यहां पर यह भी देखा गया है कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, जो डेमोक्रेटिक टेनेट्स है, वो भी दे आर आल्सो अंडर अटैक। देखिए, मीडिया को यहां पर प्रॉपर फ्रीडम नहीं दी जाती है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, ये सब के सब कहीं ना कहीं हर एक कंट्री के अंदर कटेल होना स्टार्ट हो गया है। जहां पे जो प्रोटेस्ट करता है उनके अगेंस्ट अटैक करवा दिए जाते हैं। कितने ही इशू अगर आप देख लेंगे, हर एक कंट्री के अंदर आपको सेम टाइप के इश्यूज मिलने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब यहां पर हम इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, और हम हर एक इश्यूज को बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट इशू जो ऑथर बात करते हैं, दैट इज अबाउट चाइना। चाइना का बोला जा रहा है कि चाइना का जो रोल है आगे वाले टाइम में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने वाला है, बिकॉज चाइना एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है, चैलेंज एक्चुअली पोज कर रहा है, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल ऑर्डर को, मतलब हमें जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है आगे, वो चाइना के लगातार राइज के कारण होने वाला है। अगर आप चाइना की 2020 की जीडीपी देखेंगे, दैट इज अराउंड $15.6 ट्रिलियन। ठीक है, इतनी बड़ी जीडीपी है कि वो यूएसए से ज्यादा उसका नेटवर्थ है अभी के टाइम में। मतलब चाइना जो है यूएसए से ज्यादा पैसा अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है एक साल के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, चाइना अगर यूएसए से ज्यादा यहां पर मतलब इकोनॉमिकली अगर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अपने आप को डिमांड कर रहा है कि मुझे ऐसा रिकॉग्निशन भी मिलना चाहिए। अगर आप यूएसए को यहां पर हमेशा हाई पे देखते हो, तो आप चाइना को भी हाई पे देखो, ऐसा चाइना का डिमांड है लगातार। अगर आप मिलिट्री लेवल पे बात करोगे, चाइना लगातार यूएस की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रहा है यहां पर। अब यूएस की ऐसा माना जाता था, यूएस पहले कुछ साल पहले जो वेपन्स यूएसए के पास थे, वो वेपन्स कभी भी किसी और कंट्री के पास नहीं हुआ करते थे, बिकॉज दे वर सो मच एडवांस्ड। बट अगर आप चाइना को देखेंगे, चाइना यहां पर कहीं ना कहीं यूएसए से भी आगे मतलब सुप्रीम निकलने की कोशिश कर रहा है, जहां पर चाइना ऑलरेडी यूएसए के हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुका है और उससे भी आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर आप वन कंट्री टू सिस्टम की पॉलिसी बात करेंगे, जहां पर देखिए जैसा हमने पिछले टॉपिक की बात की, चाइना के यहां पर दो मेन कंसर्न्स हैं, एक हांगकांग है, एक है ताइवान। अगर आप हांगकांग को देखेंगे और ताइवान को देखेंगे, तो चाइना ने अभी तक दोनों कंट्री में से किसी पर अटैक इसलिए नहीं किया था, बिकॉज चाइना कहीं ना कहीं यूएसए क्या एक्शन करेगा, रशिया क्या एक्शन करेगा, यूके क्या एक्शन करेगा, फ्रांस क्या एक्शन करेगा, इन सब चीजों को सोचता था। लेकिन अब देखिए, चाइना अपने आप को इतना कैपेबल समझने लगा है कि उसने लगातार हांगकांग पर अटैक किया, हांगकांग को उसने अपने अंदर मिला लिया, हांगकांग की जो फ्रीडम थे उसको पूरी तरीके से खत्म कर दी, और एक इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग ही डिबेट उसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं चाइना ने लगातार ही हांगकांग की फ्रीडम को पूरी तरीके से खत्म करके उसको चाइना के अंदर पूरी तरीके से सबज्यूम कर दिया। अब देखिए, माना जा रहा है, ऑथर्स के द्वारा ये माना जा रहा है कि 2022 के अंदर अगर ताइवान के ऊपर चाइना अटैक कर भी तो ये कोई बड़ी चीज नहीं होगी, बिकॉज अब चाइना यूएसए से नहीं, यूएसए के कोई भी जो अगर यूएसए आगे जाकर मिलिट्री अटैक करेगा, नहीं उस बात से वो पीछे हटता है चाइना। ठीक है, चाइना हो सकता है, मतलब चाइना पहले इस बात से काफी ज्यादा खौफ में रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि यूएसए हमारे ऊपर ट्रेड के वो लगा दे, टैरिफ लगा दे। ठीक है, तो उस बात से भी अब चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो देख रहे हैं यूएसए, रशिया, इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा चाइना के ऊपर। इसके कारण माना जा रहा है कि 2022 के अंदर अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर भी दे, तो ये कोई सरप्राइजिंग मोमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर चाइना का इकोनॉमिक प्रोफाइल अगर आप देखेंगे, तो काफी ज्यादा डिप हुआ है। आपको याद होगा कल के एडिटोरियल में हमने बात की थी कि चाइना के अंदर जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो लगातार चेंज हो रहा है और डेमोग्राफिक डिजास्टर बनता जा रहा है। मतलब उनकी जो पॉपुलेशन है वो लगातार एज अप हो रही है, मतलब उनकी पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन के अंदर आ गई है। उसके कारण यहाँ पर जो वर्क फोर्स है वो लगातार रिड्यूस हो रही है। अब लेकिन देखिए, वर्क फोर्स रिड्यूस हो रही है, ये पूरा वर्ल्ड जानता है, हर एक कंट्री जानता है कि चाइना की जो इकोनॉमी है that has actually entered into a period of relative uncertainty, मतलब अनसर्टेनिटी की पीरियड में जा रही है, जहां पर आगे जाके अगले 20 सालों के अंदर उनका वर्कफोर्स काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। बट चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो इस बात को मानने से पूरी तरीके से इनकार कर देते हैं। ही इज अनलाइकली टू एक्नॉलेज दिस पर्टिकुलर थिंग। वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और ये तो जो चाइना के प्रेसिडेंट है उनका तो ये कहना है कि ही इज मतलब टोटली रेडी, वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि उनके पास कितनी एबिलिटी है, और वो यूएसए को पूरी तरीके से यहाँ पर टक्कर दे सकते हैं पैसिफिक रीजन के अंदर, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। देखिए, चाइना का एक बहुत बड़ा जो, अगर आप चाइना को देखेंगे
देखेंगे चाइना के जस्ट नीचे यहाँ पर साउथ चाइना सी है, ठीक है। साउथ चाइना सी को अगर आप देखेंगे ये एक इंडो पैसिफिक का पार्ट है। इंडो पैसिफिक एक ऐसा रीजन है जहां पे हर एक कंट्री, यहाँ पे हर एक जितने भी ग्लोबल पावर्स हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने पावर को असर्ट करना चाहती है। इंडिया भी, ठीक है, यूएसए भी, रशिया भी, चाइना भी, हर एक कंट्री यहाँ पे चाहती है, बिकॉज ये कंट्री बहुत ही रिच है पेट्रोलियम में, ऑयल में, फ्यूल में, इन सब चीजों में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे चाइना यहाँ पे लगातार ही इस पैसिफिक रीजन के अंदर, अभी तक यूएसए की हेजेमनी थी, बट इस यूएस की हेजेमनी को लगातार यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर रहा है, टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। अब सेकंड तरफ अगर आप देखेंगे, अगर चाइना के अगर यहाँ पर यूएसए को टक्कर दे रहा है तो क्या यूएसए भी सामने से टक्कर दे रहा है? जी नहीं, यूएस यहाँ पे लगातार अपनी फोर्सेस को रिड्यूस कर रहा है, बिकॉज यूएसए कहीं ना कहीं यहाँ पर पीछे हटने की कोशिश कर रहा है। वो यहाँ पर सिचुएशन चाइना के साथ एस्केलेट नहीं करना चाहता है, बिकॉज वो जानता है कि चाइना लगातार एक राइजिंग एक ग्लोबल स्ट्रेंथ की तरह यहाँ पर राइज हो रहा है, ठीक है। इस चीज के लिए यूएसए हमेशा इस चीज को साइड करने में लगा हुआ है। तो पहला जो हमने जो ग्लोबल इशू का जो प्रॉब्लम समझा दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू चाइना। अब देखिए सेकंड जो प्रॉब्लम है वो रशिया, जो ऑथर है वो बोलते हैं वो रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लगातार इमर्ज हो रहा है। ये 2022 के अंदर जो प्रॉब्लम है लगातार इंक्रीज हुई है और ये कॉन्फ्लिक्ट काफी दिनों से ऑन गोइंग है रशिया और यूक्रेन के अंदर। अब क्यों ये इंक्रीज हुआ है, हम आपको याद होगा हमने इसके बारे में बात की थी। शॉर्ट में देखिए, शॉर्ट में ये है कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन को लगातार यूएसए और जितनी बाकी जो एनएटीओ यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो जितने भी कंट्रीज हैं वो सब यूक्रेन को अपने अंदर मिलाना चाहते हैं, मतलब यूक्रेन को इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर लेके आना चाहते हैं, एनएटीओ के अंदर, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही डिफिकल्ट है इस बात को डिसर्न करना, इस बात को पता लगाना बहुत ही डिफिकल्ट है कि कौन प्रोवोक कर रहा है। क्या रशिया यहां पर यूक्रेन को प्रोवोक कर रहा है और या फिर यूएसए यहां पर इसको यूक्रेन को कर रहा है, ठीक है। ये बात मालूम करना बहुत ही मुश्किल है, बट एक चीज बहुत ही मतलब सामने है, बहुत ही साफ है कि जो एनएटीओ यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो ट्रुप्स है वो लगभग 1000 माइल्स ईस्ट तक पहुंच चुकी। देखिए यूएसए और रशिया के अंदर एक डील साइन हुई थी, ठीक है। यूएसए और रशिया के अंदर एक डील साइन हुई थी जहां पर बोला गया था जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनएटीओ का ग्रुप है वो कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से कभी भी इस तरफ नहीं आएगी, ईस्टर्न साइड में नहीं आएगी, बिकॉज वहां पर रशिया का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। इस बात पे होती। लेकिन अगर आप देखेंगे जो भी वहां पर जो पहले की अंडरस्टैंडिंग थी, जो पहले की ट्रीटी थी ना, वहां से 1000 माइल्स के ईस्ट तक ऑलरेडी यहां पर एनएटीओ के ग्रुप जो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और रशिया की अगर आप बात करेंगे, रशिया के जो प्रेसिडेंट है ऑब्वियसली उनको ये बात पसंद नहीं आएगी, उनको ये बात अच्छी नहीं लगेगी। वो ये चाहते हैं कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन हमारा रहे, यूक्रेन एक लास्ट फ्रंटियर की तरह है उसके लिए, रशिया के लिए। रशिया कभी भी इस यूक्रेन को, बेलारूस को, जितने भी कंट्री उनको कभी भी लूज नहीं करना चाहता है, इसलिए रशिया यहां पर इस चीज को इंश्योर करने को रेडी है किसी भी तरीके से, इवन थ्रू मिलिट्री फोर्स। इसलिए अगर आप देखेंगे यूक्रेन के चारों तरफ, रशिया के चारों तरफ अगर देखेंगे ट्रुप्स लगातार मोबिलाइज हो रहे हैं। रशिया के जितने भी ट्रुप्स हैं वो यूक्रेन के साथ साथ क्रीमिया के अंदर भी पहुंच चुकी है। इसका मतलब क्या है, देखिए यूएसए को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि रशिया आगे जाकर यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दे, बट द पॉइंट इज अगर आप रशियन काउंटर पार्ट का बात सुनेंगे, मतलब रशियन जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सुनेंगे, तो रशिया का कहना यह है कि यूएसए लगातार जो हमारे एरिया के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, हम उस चीज को यहाँ पर प्रॉपर्ली फाइट ऑफ करने के लिए, प्रॉपर्ली उसको प्रोटेस्ट करने के लिए हम अपनी फोर्सेस को जो यूक्रेन है उसके आसपास लेकर आ रहे हैं। अब ये सिचुएशन कैसा है, सिचुएशन यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटीज को यहाँ पर इमर्ज कर रहा है जिससे कि हो सकता है कि आगे जाकर ऐसे ऐसे आउटकम्स हो जाए जो कि हमारे ग्लोबल ऑर्डर को पूरी तरीके से डैमेज करना स्टार्ट कर दे, हमारी प्रॉब्लम्स को ऑर्डर इंक्रीज कर दे। हो सकता है कि एक वॉर टाइम सिचुएशन क्रिएट हो जाए। ऑलरेडी आपको याद होगा कोल्ड वॉर यहाँ पर ऑलमोस्ट 50 साल तक चला था, जबकि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1945 में, तब से लेकर के 1990 तक कोल्ड वॉर चला था। उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। अभी जितने भी हम ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज देख रहे हैं, जितने भी हम प्रॉब्लम देख रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं इशू कोल्ड वॉर को जाता है। तो अगर ये कोल्ड वॉर फिर से यहाँ पर इमर्ज हो गया तो प्रॉब्लम फिर से बढ़ जाएगी। अब देखिए ऑथर यहाँ पे जो थर्ड टॉपिक के बारे में बात करते हैं दैट इज अबाउट कजाकिस्तान का इशू। कजाकिस्तान देखिए एक ऐसी कंट्री है, एक सेंट्रल एशियन कंट्री है और जो कि अभी तक सबसे ज्यादा स्टेबल कंट्रीज में से मानी जाती थी। इतनी ज्यादा स्टेबल थी कि यहाँ पर कभी भी कोई भी किसी भी टाइप का प्रोटेस्ट के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। बट यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ गई है दैट वी कैन सेफली से दैट पीस इज नॉट एट हैंड। मतलब प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पीस यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर बहुत दूर नजर आ रहा है। इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर प्रोटेस्ट का मतलब है कि पूरे सेंट्रल एशियन कंट्री के अंदर कहीं पर भी प्रोटेस्ट हो सकते हैं। रीजन क्या था, रीजन था राइज इन प्राइसेस ऑफ गैस, जो ऑयल का जो प्राइसेस था, बेसिकली गैस वहां पे नेचुरल गैसेस को फ्यूल की तरह यूज करते हैं, उसके प्राइसेस यहाँ पे लगातार इंक्रीज हो गए थे। उसी कारण यहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे। बट आपको याद होगा हमने यहाँ पर एक अलग एडिटोरियल में मतलब समझने की कोशिश की थी कि एक्चुअल रीजन ये नहीं था। एक्चुअल रीजन क्या था, एक्चुअल रीजन ये था कि जो पिछले यहाँ पर प्रेसिडेंट थे मिस्टर नूर सुल्तान, वो लगातार अपनी इन्फ्लुएंस को यहाँ पर एक्सर्ट कर रहे थे जो करंट गवर्नमेंट है उसके ऊपर, और जो करंट गवर्नमेंट है वो कुछ भी फ्रीली नहीं कर पा रही थी। इस चीज को इससे यहाँ पर तंग होकर लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था। उनका स्लोगन याद है आपको, स्लोगन क्या था, ओल्ड मैन आउट। ओल्ड मैन यहाँ पर किसको बोला जा रहा था, जो मिस्टर नूर सुल्तान तो यानी कि जो पिछले प्रेसिडेंट थे यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंट्री के, उनको यहाँ पर बोला जा रहा था उनके इन्फ्लुएंस को खत्म करो। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर प्रॉब्लम किस चीज की थी, यहाँ पर डेस्पोटिज्म की प्रॉब्लम थी। यहाँ पर राइजिंग फ्यूल प्राइसेस था, दैट वाज जस्ट अ ट्रिगर पॉइंट। उसने ट्रिगर कर दिया इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट को, बट जो एक्चुअल रीजन था दैट वाज डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब एक पर्टिकुलर पर्सन सारी पावर अपने हाथों में रखना चाहता है, डिस्पोटिक हो जाता है, ठीक है। तो इन सब चीजों से देखिए, अब अगर आप इन सब चीजों को फाइट करेंगे, इन सब चीजों को थोड़ा सा डीपली सोचेंगे, अगर आप थोड़ा सा बिगर पिक्चर समझेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम सिर्फ इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर नहीं थी, सिर्फ यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर ये इशू नहीं था, सिर्फ सेंट्रल एशिया के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं था, बट ये एक्चुअली प्रॉब्लम था यूएस लेड वेस्ट,
जितने वेस्टर्न पावर्स है और उनके अगेंस्ट जो रशियन और चाइना पावर्स है, इन सबके बीच में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। इसी टाइप की इशू चल रही है जहां पर रशिया जो है, चाइना जो है, लगातार मतलब काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लगातार उनके ऊपर जो यूएसए का जो लगातार इन्फ्लुएंस रहा है पिछले 50-60 साल से, उसको फाइट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप समझेंगे, देखिए ऑलरेडी हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे मिलिट्री को रखे हैं। मिलिट्री को क्या होता है, जहां पर जो आर्मी होती है वो एक पर्टिकुलर कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसको पूरी तरीके से टेक ओवर कर लेती है, उसे कहते हैं कू करना। ठीक है, तो देखेंगे अगर ऑलरेडी हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे कू हो रहे हैं, सॉरी हमारी ग्लोब के अंदर बहुत सारे कू हो रहे हैं। अगर आप इथोपिया में देखेंगे वहां पर कू हो गया, लिबिया में देखिए, यहाँ पर वेस्ट एशिया में देखिए, नॉर्थ अफ्रीका में देखिए, म्यांमार, आपको याद होगा म्यांमार एक रीजेंट एग्जांपल है। हर एक कंट्री के अंदर यहाँ पर कू देखा गया है। बहुत सारी कंट्री के अंदर ऑलरेडी इंस्टेबिलिटी फैली हुई है। अब यहाँ पर अगर हम ऐसी कंट्री जो कि बहुत ही पीसफुल कंट्री थी, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इसके अंदर भी अगर इसी टाइप के कू के इशू आ जाएंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इमर्ज हो जाएगी। यह ऑथर का कहना है थर्ड के लिए। अब जी फोर्थ इशू जिसके बारे में बात करते हैं वो है तालिबान का लगातार राइज जो हो रहा है। अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान नाम की जो एक ग्रुप है वो लगातार राइज हुआ है। तालिबान का पावर में रिटर्न होना वो एक्चुअली एक टाइप का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज देखिए इसने कहीं ना कहीं जो बैलेंस ऑफ पावर था ना, जो हमारा वेस्ट एशिया का पार्ट था, उसको पूरी तरीके से शिफ्ट कर दिया। अभी तक अगर आप इंडिया के आसपास के जितने कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब के बारे में बात करेंगे, यहां पर मेन प्रॉब्लम क्या था? मेन प्रॉब्लम था यहाँ पे हम कोविड से फाइट करने की कोशिश कर रहे थे, जो वुमेन्स राइट्स था उसके फाइट करने की कोशिश कर रहे थे, बट तालिबान के आने के कारण ये फाइट्स, ये प्रॉब्लम्स तो है ही, साथ में यहाँ पर टेररिज्म का इशू यहाँ पर और ज्यादा इंक्रीज हो गया। देखिए जब तालिबान यहाँ पर पावर में वापस आया था तो एक चीज जो मानी जा रही थी वो ये था कि दिस इज अ काइंड ऑफ सिग्निफिकेंट विक्ट्री फॉर पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान लगातार तालिबान को सपोर्ट कर रहा था कि तालिबान को यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर पावर के अंदर होना चाहिए था। बट यहाँ पर एक चीज जो समझ आ गई ना, पिछले 3 से 4 महीने में एक चीज समझ आ गई कि पाकिस्तान को खुद को समझ आ गया कि जो बैगेज है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये तालिबान वो तालिबान नहीं है जो कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाला है, और ये प्रॉब्लम जो है, बैगेज जो है, ये इशू जो है, वो पाकिस्तान के लिए भी और पूरे एशिया के लिए भी यहाँ पर एक मतलब इमर्ज होकर सामने आ गया। अगर आप अफगानिस्तान का डेवलपमेंट देखेंगे तो आप यहां पर देखेंगे सिर्फ तालिबान का राइज होना, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। देखिए तालिबान का राइज होना तो एक टाइप का इंसिडेंट था, एक टाइप का इवेंट था, बट उसके कारण क्या हुआ है अगर आप देखेंगे पीछे जाके देखिए तो बहुत सारे जो एंटी स्टेट जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जो कि टेररिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, जो नक्सलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, उन सबका यहां पर ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया। सोचिए तालिबान एक टेरर ग्रुप्स की तरह एक रिकॉग्नाइज था। यूएसए के जो बॉडीज है उन्होंने इसको एक टेररिस्ट ग्रुप की तरह इसको रिकॉग्नाइज किया था, बट इसके बावजूद ये कंट्री का लीडर है आज के टाइम में। तो ऑब्वियसली आपको नहीं लगता कि जितने बाकी मिलिटेंट ग्रुप्स है वो भी इस पर्टिकुलर चीज को लेकर काफी ज्यादा आगे उठने की कोशिश करेंगे। उसी तरह एक ग्रुप है दैट्स कॉल्ड तहरीक तालिबान, जो कि पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट है। अब देखिए जो पाकिस्तान यहाँ पर इस विक्ट्री से बहुत खुश हो रहा था कि तालिबान यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर आ गई, हमारी रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे अफगानिस्तान के साथ, उसी कंट्री के अंदर इसी पर्टिकुलर ग्रुप ने, एक टेररिस्ट ग्रुप यानी कि तहरीक तालिबान जो है वो लगातार एनर्जाइज होना स्टार्ट हो गया, फिर से उठना स्टार्ट हो गया, और उसने पाकिस्तान के अंदर ही हैवक क्रिएट कर दिया। आपने पिछले कुछ 3-4 महीनों में सुने होंगे पाकिस्तान के अंदर 10 से ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। क्यों हुए? दैट वाज बिकॉज ऑफ द अचानक से राइज जो हुआ तहरीक तालिबान का, उसके कारण में। ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान यहाँ पर ऑल्दो बहुत खुश हो रहा था, रशिया यहाँ पर बहुत खुश हो रहा था, बट यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर पाकिस्तान और रशिया को ही यहाँ पर होनी स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा अगर आप बाकी चीजें देखेंगे तो ये जो तहरीक तालिबान जो उठा है ये सिर्फ यहाँ पर एक ग्रुप की तरह नहीं उठाए, मतलब यहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअल ग्रुप की तरह नहीं उठाए, ये एक्चुअली अलकायदा का एक पार्ट है। अब तहरीक तालिबान अलकायदा का पार्ट है यार, इसका मतलब है तहरीक तालिबान उठा, इसका मतलब अलकायदा के जो बाकी डिफरेंट फैक्शंस है वो सभी अब धीरे धीरे उठना स्टार्ट हो गए, जो जिहादी पॉलिटिक्स करते हैं। व्हाट इज दिस जिहादी पॉलिटिक्स? जिहादी पॉलिटिक्स आप शॉर्ट में समझ सकते हैं इस्लामिक रेडिकलिज्म। इस्लाम में जो रेडिकलिज्म आता है ना, वो कहीं ना कहीं उसे जिहादी पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं। उस पर्टिकुलर बेसिस पर अगर आप वो चीज सोचिए फिर से अगर इंक्रीज हो जाएगी तो प्रॉब्लम ग्लोबल लेवल पे और ज्यादा बढ़ जाएगी टेररिज्म की। टेररिज्म से ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा परेशान है, अलकायदा के साथ जो प्रॉब्लम्स है फिर से यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। अगर देखिए ये तो पार्ट हो गई, हमने जो देखा जो वेस्ट एशिया का पार्ट है, वेस्ट एशिया में यहाँ पर ये सब चीजें हो रही है। अगर आप देखेंगे देखिए टेररिज्म का यहाँ पर कितना इन्फ्लुएंस हुआ है। एक पर्टिकुलर कंट्री जो कि तालिबान के अंदर तालिबान जो अफगानिस्तान के अंदर पावर में आती है, उसके कारण यहाँ पे अलकायदा उठती है। उसके कारण देखिए इंडोनेशिया के अंदर जो इस्लामिक एक्टिविटीज है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो गई। यहाँ पे जमा इस्लामिया नाम का एक जो पार्टी था, जो एक ग्रुप था, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, वो भी फिर से एक्टिव हो गया। और सोचिए ये इतना ज्यादा एक्टिव हो गया कि इसने एक्चुअली बाकी जितने भी रेडिकल इस्लामिस्ट टेरर ग्रुप्स थे उन सबको यहाँ पर फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड कर दिया। मतलब वो सभी अब धीरे धीरे उठना स्टार्ट कर रहे हैं एशियन रीजन्स के अंदर, अफ्रीकन रीजन्स के अंदर, स्पेशली जो इस्लामिक स्टेट है, जो आईसिस है, जो आईसिस धीरे धीरे इसकी जो मतलब काम बंद हो रहा था फिर से ये चीज इमर्ज होना स्टार्ट हो गया। अगर आप देखेंगे यहाँ पर खुरासन के अंदर इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन जो है वो लगातार फिर से इमर्ज हो रहा है इंडोनेशिया के पार्ट में। तो देख रहे हैं एक अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का राइज यानी कि एक टेररिस्ट ग्रुप का राइज, इसने फ्यूल किया अलकायदा को और उसने इंडोनेशिया तक उसने अपना इन्फ्लुएंस यहां पर पहुंचा दिया, जहां पर ये जो जमा इस्लामिया नाम की जो बॉडी है वो फिर से यहां पर इमर्ज होनी स्टार्ट हो गई। उसने अपना इन्फ्लुएंस वहां पर करने स्टार्ट कर दिया। देखिए ये हमने बात की कुछ इंटरनेशनल लेवल्स की, जो हमने प्रॉब्लम समझे। अब कुछ समझते हैं डोमेस्टिक इश्यूज क्या क्या है, इंडिया के लिए बॉर्डर इश्यूज क्या क्या है। देखिए ऑथर का मानना यह है कि 2022 के अंदर इंडिया की प्रॉब्लम जो है वो कम नहीं होने वाली है, वो सिर्फ इंटेंसिफाई करेंगे, वो सिर्फ इंक्रीज होंगी। उसमें सबसे सीरियस इशू होने वाला है वो होने वाला है चाइना के साथ जो बॉर्डर इशू चल रहा है हमारा, जो कि लगातार कन्फ्रंटेशनल हो रहा है।
अगर आप देखेंगे कि चाइना जो है लगातार ट्रांसग्रेशन कर रहा है, मतलब अपने जो भी उसके लिमिट है उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली एलएसी के अंदर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, जम्मू कश्मीर और ठीक है जो अरुणाचल प्रदेश, हर एक जगह आप देखेंगे लगातार ट्रांसग्रेशन करके वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। और माना जा रहा है कि 2022 के अंदर चाइना और ज्यादा एक्सपैंड कर सकता है, बिकॉज चाइना कहीं ना कहीं इस बात को प्रूव करना चाहता है, इस पॉइंट को प्रूव करना चाहता है कि कितने विलफुली वो इस चीज को असर्ट कर रहा है। ठीक है, चाइना यहां पर देखिए सिर्फ यहां पर लैंड को गेन नहीं करना चाह रहा है, चाइना यहां पर डिप्लोमेटिक गेम खेल रहा है, चाइना यहां पर इस चीजों को इंडिया के लिए एक नॉर्मल सी चीज बनाना चाहता है, इसको नॉर्मलाइज करना चाह रहा है। ठीक है, होप आप समझ रहे हैं। अब देखिए, अगर आप इंडिया की मेंबरशिप देखेंगे, इंडिया ने एक क्वाड मेंबर ज्वाइन किया था, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इन चारों का एक ग्रुप था, जो कि चाइना के अगेंस्ट बेसिकली एक एंटी चाइना स्क्वाड की तरह कह सकते हैं इसको। बट सोचिए, इंडिया की मेंबरशिप आने के बावजूद यहां पर चाइना के साइड में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, कोई यहां पर किसी भी टाइप का मतलब डिक्रीज नहीं हुआ है। सोचिए, अगर 5 साल पहले चाइना हमारी कंट्री के अंदर घुस रहा था और हमारी कंट्री के चीजों को वो अपना बता रहा था, तो आज क्या वो चीज कम हुई है? क्वाड को ज्वाइन किए हुए ऑलमोस्ट 4 से 5 साल हो गए, बट आपको लगता है कि क्वाड का कोई भी किसी भी तरीके का भी डेटरेंस यहां पर चाइना के ऊपर आया? बिल्कुल भी नहीं आया। चाइना की साइक यहां पर क्वाड के कारण बिल्कुल भी चेंज ही नहीं हुई है। तो फिर क्या फायदा ऐसा एंटी चाइना स्क्वाड को बनाने का? अगर आप देखेंगे, चाइना लगातार कुछ एडवेंचरिज्म कर रहा है। आपने देखा होगा, कुछ दिनों पहले हमने न्यूज देखा था कि अरुणाचल प्रदेश के 10 रीजन को उसने अपना अलग से नेम देना स्टार्ट कर दिया, उसने रीनेमिंग करनी स्टार्ट कर दी। तो ये टाइप का एडवेंचरिज्म तो है ना ये। सोचिए, अगर इंडिया ऐसा करे कि इंडिया चाइना के 10 रीजन को उठा करके उसके नेमिंग करना स्टार्ट कर दे, उसको अपना नाम बताना स्टार्ट कर दे, तो आपको लगता नहीं चाइना बहुत जल्दी प्रोवोक हो जाएगा? यहां पर चाइना पे प्रोवोक हो सकता है कि वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट हो जाए। बट चाइना यहां पर सेम चीज यहां पर कर रहा है, इंडिया के अगेंस्ट कर रहा है, बट यहां पर इंडिया बहुत ही पीसफुली इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बॉर्डर इश्यूज यहां पर कितनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। अब माना जा रहा है कि 2022 के अंदर भी जो प्रॉब्लम्स है, जो टेंशन हो सकता है कि ज्यादा इमर्ज ना हो, ज्यादा इंक्रीज ना हो, सॉरी ज्यादा डिक्रीज ना हो, लगातार इंक्रीज हो रही है। इट इज अनलाइकली टू सी एनी रिडक्शन तो नहीं होने वाला, ये चीज श्योर है, ऐसा होता है कहना है। एडिशनली अगर आप देखेंगे, इंडिया को एक चीज यहां पर समझनी होगी कि हम चाइना का जो लगातार ये रैटलिंग चल रही है, लगातार वो जो चीजें कर रहे हैं, उसको हम कितने बेस्ट तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। हमें यहां पर सिर्फ उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं करना है, हमें वहां पर एक पॉइंट प्रूव करना है कि दैट अरुणाचल प्रदेश अगर हमारा है तो हमारा है। इस चीज को हम कितने बेस्ट तरीके से बता सकते हैं, ये चीज एक्चुअली देखने वाली होगी। इंडिया को यहां पर अपना एक ऐसी स्ट्रेटजी को यहां पर काउंटर करना होगा, क्योंकि जो चाइना लगातार जो अपनी पब्लिसिटी कर रहा है ना, देखिए इसी को समझिए, चाइना लगातार अपनी पब्लिसिटी कर रहा है कि चाइना के पास लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स है, ऐसे जो न्यूक्लियर वेपन्स है जो कि बहुत जल्दी वो यूज कर सकता है। आपने जो स्पेशली जो उसकी नॉर्मल बैटलफील्ड है ना, उसके अंदर भी यूज कर सकता है, जो कन्वेंशनल मिलिट्री ऑपरेशन होता है उसके अंदर भी यूज कर सकता है। तो चाइना लगातार इसको मतलब इस चीज को मतलब सबको बता रहा है। ठीक है, आगे जाकर इस चीज को बताने की कोशिश कर रहा है। ये बेसिकली चाइना का एम क्या है कि चाइना सच में यहां पर अपने जो वेपन्स है उसको शो कर रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चाइना यहां पे एक डेटरेंस क्रिएट करना चाहता है, चाइना यहां पर एक डर का माहौल बनाना चाहता है कि कोई भी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया कभी चाइना के ऊपर ऑफेंसिव अटैक करने के बारे में ना सोचे, बिकॉज चाइना के पास यहां पर एक टाइप का न्यूक्लियर वेपन्स है जो कि बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, बहुत जल्दी उससे अटैक हो सकता है। इस चीज के कारण चाइना यहां पर इन सब चीजों को यूज कर रहा है। चाइना को अब अगर आप इंडिया को देखिए, इंडिया को अगर आपको चाइना को यहां पर काउंटर करना है ना, चाइना को सबसे पहले तो इंडिया को अपने मिलिट्री पोस्चर को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना होगा, चाइना को अपने मिलिट्री को और ज्यादा इंक्रीज करना होगा। देखिए, 2 रीजन है हमें अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने की। पहला तो है कि चाइना को हमें काउंटर करना है। ठीक है, चाइना लगातार जो एडवेंचरिज्म कर रहा है उसको रोकना है, बट साथ ही साथ इंडिया के जो आसपास के नेबर्स है जिसके ऊपर चाइना का लगातार मिलिट्री इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया, उन सब कंट्रीज को भी आप एक अश्योरेंस दे सकते हो इंडिया के रूप में कि आप चाइना के अगेंस्ट उनका साथ दोगे। अब अगर इंडिया सोचिए, इंडिया खुद का अगर संभाल नहीं कर पाएगा, इंडिया खुद को नहीं संभाल पाएगा, तो आपको लगता है कोई और कंट्री इंडिया पे विश्वास करेगी कि ये इंडिया हमारी हेल्प करेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसीलिए यहां पर इंडिया को अपने एक रिलायबल पार्टनर की तरह बनना होगा, इंडिया को यहां पर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स की तरह आना होगा, ताकि इंडिया आगे जाकर ये चीज शो कर सके। पहली बात तो खुद को बचा सके चाइना से, और सेकंड चीज ये चीज शो करे कि हम चाइना से आपकी भी हेल्प कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली इंडिया को देखिए, 2022 के अंदर कुछ और प्रॉब्लम्स है जिसको इंडिया बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, अवॉइड नहीं कर सकता, वो है चाइना की नेवल फोर्स। चाइना का नेवल फोर्स जो मैरीटाइम फोर्स है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। हमने कुछ दिनों पहले बात की थी कि इंडिया का जो मैरीटाइम फोर्स है वो भी लगातार इंक्रीज हो रहा है, और उसका इंक्रीज होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि चाइना का जो मैरीटाइम फोर्स है इंक्रीज हो रहा है। चाइना का जो मैरीटाइम फोर्स है इंक्रीज हो रहा है, उसको काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं इंडिया भी अपनी मैरीटाइम के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है। अगर आप देखेंगे, चाइना ने यहां पर एक और नैरेटिव क्रिएट किया है जहां पर वो ये बोलना चाहता है कि जो उसकी न्यूक्लियर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है ना, वो सबमरीन के थ्रू भी यहां पर अटैक कर सकते हैं। वो लोग टॉर्पीडो बोलते हो, आपको याद होगा, एंटी जो सबमरीन मिसाइल्स होते हैं उसे कहते हैं टॉर्पीडो। और चाइना का ये कहना है कि उसके पास जो टॉर्पीडोज है वो भी अब न्यूक्लियर मतलब अटैक कर सकते हैं। तो क्या अगेन देखिए, चाइना यहां पर अपने वेपन को शो नहीं कर रहा है, चाइना यहां पर डेटरेंस क्रिएट कर रहा है कि अगर इंडिया पर अपनी मैरीटाइम कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर भी रहा है तो हम पर कभी अटैक मत करना, बिकॉज हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। एक टाइप का डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज अ बैटल ऑफ नॉट जस्ट स्ट्रेंथ, बट दिस इज अ बैटल ऑफ विट्स एंड स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या है? 2 टाइप की यहां पर इश्यूज होते हैं। पहला होता है वॉर, जिसे कहते हैं मिलिट्री, मतलब अगर आप मिलिटरीली किसी कंट्री को आप अपनी तरफ खींच सकते हो या फिर अपने से दूर कर सकते हो। और सेकंड होता है थ्रू डिप्लोमेसी। तो विट्स का मतलब है डिप्लोमेसी, स्ट्रेंथ का मतलब है वॉर। आपको मिलिट्री पावर प्लस अपनी डिप्लोमेसी दोनों का बैटल चल रहा है यहां पर।
देखिए चाइना यहां पर हर बार जाके सामने अटैक नहीं करता है, चाइना यहां पर डिप्लोमेटिक गेम खेलता है, चाइना यहां पर वर्ड्स के साथ प्ले करता है। इंडिया को भी यही करना होगा। दिस इज अ बैटल ऑफ विड्स एंड स्ट्रेंथ, जहां पर इंडिया को भी अपने सिचुएशन को के हिसाब से अपने आप को रिस्पॉन्ड करना होगा, जहां पर अपने रिस्पॉन्स को इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा चाइना यहां पर सामने से कोई आंसर ना कर पाए। ठीक है, अगर आप ये तो हो गई हमारे जो बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं, कुछ डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं जो कि लगातार इंडिया फेस कर रहा है, उसको समझते हैं। देखिए 2022 के अंदर अगर देखेंगे तो दो रीजन ऐसे हैं जहां पे डिप्लोमेटिक इश्यूज लगातार इमर्ज हो रही है। फर्स्ट इज सेंट्रल एशिया और सेकंड इज वेस्ट एशिया। अगर आप सेंट्रल एशिया में देखेंगे, इंडिया लगातार अपने रिलेशनशिप विद रशिया को लगातार अपने रिलेशनशिप को लगातार स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, सिवाय मतलब बावजूद इस बात के कि इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप लगातार राइज पे है। अब देखिए यूएस और रशिया ये दोनों एक टाइप से काउंटर कंट्रीज है। यूएस और रशिया ज्यादा आपस में ट्रेड नहीं करते हैं। यूएस ने रशिया के ऊपर काटसा के अंदर जो एक टाइप का सैंक्शंस लगा रखे हैं कि कोई भी कंट्री रशिया के साथ जो ट्रेड करेगी वो हम उसके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। तो देखिए इंडिया का यहां पर अपना रिस्पेक्ट क्या है, इंडिया का अपना इंटरेस्ट क्या है। इंडिया का इंटरेस्ट ये है कि उसको यूएस के साथ भी ट्रेड करना है और रशिया के साथ भी ट्रेड करना है। तो ये इंडिया का बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज है कि कितने खूबसूरती से, कितने अच्छे से इंडिया यूएसए और रशिया दोनों को मैनेज कर सकता है। और सेकंड जो प्रॉब्लम है वो है वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया के अंदर अगर देखेंगे एक सेकंड क्वाड बन रहा है। क्वाड एक तो क्वाड ऑलरेडी बन रहा है जो कि पूरी तरीके से इनफेक्टिव है, मतलब इनफेक्टिव इन द सेंस कि वो चाइना को पूरी तरीके से काउंटर नहीं कर पा रहा है। सेकंड क्वाड बन रहा है जिसके अंदर यूएसए तो है, इंडिया है, साथ में इजराइल और यूएई है। अब देखिए ये चारों कंट्री भी साथ में मिलकर कहीं ना कहीं जो इंडो पैसिफिक का रीजन है, इंडियन ओशन का रीजन है, उसको यहाँ पर प्रॉपर्ली मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इंटरेस्ट है यहाँ पर, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, उन सबको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ऑथर का कहना यह है कि जो इंडियन डिप्लोमेसी है इट विल बी अंडर सिवियर टेस्ट। वो एक बहुत बड़े टेस्ट के अंदर होगा जहां पर जो सिचुएशन है उसके हिसाब से दोनों ही जो रीजन है, यानी कि जो सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया है, दोनों ही रीजन में आपको अपनी सिचुएशन को बहुत ही डिप्लोमेटिकली यहाँ पर प्ले करना होगा। नाउ एंड में देखिए ऑथर का कहना यह है कि बहुत ही आसान है कहना कि हम इजीली हमें फॉरेन पॉलिसी अच्छी करनी होगी, हमें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करना होगा। ये सब कहना बहुत आसान है बट प्रैक्टिकल टर्म से बहुत ही हार्ड है, ये फिजिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम यूएसए को बोलेंगे कि भैया हमें रशिया के साथ अपना रिलेशनशिप को रखने दो और यूएसए मान जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, राइट। हमें यहाँ पर बहुत ही डिप्लोमेटिकली खेलना होगा, बहुत ही दिमाग के साथ खेलना होगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज विड्स एंड स्ट्रेंथ। और देखिए विड्स एंड स्ट्रेंथ का जो इशू है ना, यहाँ पर सिर्फ हमारे चाइना के साथ नहीं है, हर एक कंट्री के साथ हमारा विड्स एंड स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, मिलिट्रली प्लस डिप्लोमेटिक लेवल पे जो हमें फाइट करना होता है, हर एक कंट्री के साथ करना होता है। और ऑथर के साथ में ये भी कहना है कि देखिए इंडिया हर जगह पे सक्सीड नहीं हो सकता है। ऑथर का मानना ये है कि देयर इज अ लिमिट, एक लिमिट है कि कितना हम बैलेंसिंग एक्ट कर सकते हैं, कितना यूएसए और रशिया को हम बैलेंस कर सकते हैं, कितना हम ईरान और यूएसए को बैलेंस कर सकते हैं। हर एक चीज की एक लिमिट होती है, हम एक लेवल से ज्यादा उनको लिमिट नहीं कर सकते। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि यूएसए को हम पूरी तरीके से इग्नोर कर दे, रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप को मतलब इंप्रूव करना स्टार्ट कर दे, ईरान को छोड़ दे, हम यूएसए के साथ अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव कर ले, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर दोनों चीजों को मैनेज करना है। देखिए जैसे S-400 का यहाँ पर एग्जांपल दिया जाता है, जो S-400 मिसाइल है जो कि हम रशिया से खरीद रहे हैं, उस चीज को मतलब लेते टाइम हमारे ऊपर पोटेंशियल सैंक्शंस लगने वाले थे। जो काटसा एक्ट है यूएसए का, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर हमारे ऊपर वो लगने वाले सैंक्शंस लगने वाले थे, बट हमने उसको कितने अच्छे तरीके से हमने इसको डील किया। अब देखिए इतने अच्छे डील किया कि यूएसए ने पहली बात तो इंडिया को अपना एक पार्टनर माना, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना, और सेकंड चीज हमारे ऊपर कोई किसी भी टाइप का कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाए गए अभी तक। तो आप देख रहे हैं इस चीज को आप एग्जांपल की तरह मतलब नोट कर सकते हैं। सेकंड चीज देखिए जितने भी अरब स्टेट्स है, इजराइल है, ईरान है, यूएसए, वेस्ट एशिया है, ऑल देखिए ऑल्दो इन सब के अंदर आपस में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बट इसके बावजूद इंडिया ने अभी तक इनको बहुत ही ब्यूटीफुली मैनेज किया है। हर एक कंट्री के साथ इंडिया की रिलेशनशिप है, ईरान के साथ रिलेशनशिप है, इंडिया की यूएसए के साथ है, इजराइल के साथ है, जितने भी अरेबियन स्टेट्स उनके साथ है, वेस्ट एशियन कंट्री के साथ है, किसी के साथ भी इंडिया अपनी रिलेशनशिप को खराब नहीं कर रहा है, ना ही इंडिया कर सकता है। ठीक है, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड दिस पर्टिकुलर थिंग। इसलिए लास्ट में ऑथर ये बोलते हैं कि इंडिया काफी चीजें अच्छा कर रहा है, बट साथ ही साथ इंडिया को ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया को ये भी मालूम करते रहना है कि जो प्रॉब्लम्स जो काफी दिनों से हमारे पास रखी हुई हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसके कुछ रैशनल आंसर्स हमें ढूंढने होंगे। चाइना है, ठीक है, अफगानिस्तान का इशू है, पाकिस्तान का इशू है, इन सब के लिए हमें एक प्रॉपर आंसर ढूंढने होंगे और हम ज्यादा दिनों तक इसे हम छोड़ के नहीं रह सकते, बिकॉज ये आगे जाकर प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है। तो ये हमारे दोनों आर्टिकल्स थे। आई होप आपको दोनों ही आर्टिकल जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड थे, तो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू GS2 से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और पॉलिटिकल साइंस अगर आपका ऑप्शनल है तो उसके लिए भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी इन दोनों आर्टिकल से। आई होप आपको दोनों आर्टिकल्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।